तो कहने लगे कि तुम्हारी बहन का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसे चंद दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मेरी बहन मैके में रहने का बहाना अपने शौहर से करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और चंद दिन तक उसका ट्रीटमेंट होता रहा। 1 माह बाद जब मेरी बहन ने ये खबर सुनाई कि वो हामला है, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। लेकिन जब ये खबर मेरे बहनोई को पता चली तो एक तूफान सा बर्पा हो गया। अक्सर गायनोकोलॉजिस्ट ज़्यादातर औरतें बनती हैं, क्योंकि सारे केस हामला औरतों के मुताल्लिक ही होते हैं। डॉक्टर रोमान मर्द होकर एक गायनोकोलॉजिस्ट था, औरतों के अज़दवाजी मसाइल का भी इलाज करता था। मैं भी एक डॉक्टर थी और गायनी की ही डॉक्टर थी। अक्सर मेरी ड्यूटी उन्हीं के साथ लगती थी। जब वो औरतों से उनकी निजी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सवालात करते तो मेरे कानों की लौ तक शर्म से सुर्ख हो जाती। मुझे बहरहाल डॉक्टर रोमान की इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद ना थी। सामने बैठी औरत भी हिचकिचाने लगती। हर औरत ऐसी बातें किसी मेल डॉक्टर को बताते हुए शर्म ही महसूस कर सकती है, लेकिन वो यही कहते कि मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। मुझे न जाने क्यों ये लगता था कि वो औरतों की ऐसी बातों से हिज उठाते हैं, औरतों की हिचकिचाहट से लुत्फ लेते हैं। वो दावे से बाज औरतों का इलाज करता था और अभी तक अपने दावे में सच्चा भी था। वो 35 साल के थे, मैं उनसे काफ़ी जूनियर थी। मैं उन्हीं के साथ बैठती थी। उनके ओपीडी रूम के बाहर औरतों का रश लगा रहता था। पहले पहल जब मुझे ये मालूम हुआ कि रोमान गायनोकोलॉजिस्ट है, तो मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि ये खालिसतन ख़वातीन के मसाइल होते हैं। लेकिन अब मुझे उनकी शख्सियत कुछ अजीब व गरीब सी लगने लगी थी। लेकिन वो कहते कि वो एक ख़ास ट्रीटमेंट औरतों के साथ करते हैं और वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में ही करते हैं। मैं ये सोचने लगी कि ऐसा भी क्या ख़ास ट्रीटमेंट है जिसे वो अपने क्लिनिक में ही करते हैं। एक बार मैं अपनी साथी डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्टर रोमान को ही ज़ेरे बहस लाकर हंस रही थी कि इन्हें तो चाहिए कि औरतों का सी सेक्शन भी कर दिया करें। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे पीछे ही खड़े मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं उन्हें देखकर बदहवास सी हुई। कहने लगे, आप मेरे रूम में हैं डॉक्टर तानिया। मैं बेहद घबरा सी गई थी और अब तो शामत पक्की थी। मैं जब उनके रूम में गई उस वक्त लंच टाइम था, इसीलिए कोई पेशेंट वेटिंग रूम में नहीं था। कुछ देर तो वो मुझे बड़े गौर से देखते रहे, इसीलिए इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहते या पूछते, मैंने खुद ही उनसे माजरत ख्वाहाना अंदाज से कहा कि आई एम सॉरी सर। वो कहने लगे कि मुझे बेहद अफसोस आपकी सोच पर है। जब एक मेल डॉक्टर औरत के हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है तो फिर एक औरत के बांझपन का इलाज क्यों नहीं कर सकता। वो कहने लगे, एक डॉक्टर के लिए उसका मरीज़ अहम होना चाहिए। मैं डॉक्टर रोमान के सामने शर्मिंदगी के मारे नजरें नहीं उठा सकी थी। मैंने दोबारा से उन्हें सॉरी कहा। मेरे दिल में उनकी कदर के साथ साथ मोहब्बत भी बढ़ने लगी थी। मुझे वो अच्छे लगने लगे थे। मेरा दिल डॉक्टर रोमान के नाम पर धड़कने लगा था। मैंने कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर वो कुछ हैरान से हुए थे। ये कहकर मैं रोते हुए उसके रूम से बाहर निकल गई। अगले ही रोज़ डॉक्टर रोमान का मेरे लिए रिश्ता आ गया था। मेरे वालिदैन ने जब मुझसे पूछा तो मेरा जवाब रोमान के हक़ में था। शादी भी चंद माह में हो गई थी। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन का भी रिश्ता एक जगह तय हो गया था, इसीलिए हम दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी। मैं बहुत खुश थी, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। शादी की रात रोमान मेरा हाथ थामकर मुझसे कहने लगे कि वो नहीं जानते थे कि कोई लड़की यूँ भी उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती है, लेकिन मेरा यूँ इजहार करना उन्हें भा गया था। कहने लगे, मैं सीधा सादा सा इंसान हूँ, तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। शादी के बाद मैं भी रोमान के साथ उनके क्लिनिक जाने लगी, लेकिन चंद माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी, इसीलिए रोमान ने मुझे क्लिनिक जाने से मना कर दिया। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे। उन 4 सालों में अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से नवाज दिया था। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुई तो रोमान के नंबर पर कॉल आ रही थी। वो वॉशरूम में थे। मैंने वो कॉल उठा ली। दूसरी जानिब एक औरत थी जो कह रही थी कि उसने जो ट्रीटमेंट करवाया है उससे जो बच्चा पैदा हुआ है वो अनफिट है। वो कहने लगी कि जब मैंने उस बच्चे के टेस्ट करवाए हैं तो बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि मुझसे फ़ोन छीन लिया गया। वो अपना फ़ोन मुझसे लेकर मुझे घूरते हुए बाहर चले गए। फिर जब वापस कमरे में आए तो कहने लगे कि खबरदार, जो तुमने आइंदा मेरा फ़ोन उठाया था। इस बात पर रोमान मुझसे चंद दिन तक नाराज़ रहे। मैंने रोमान से माजरत की और कहा कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो साहिब औलाद हो चुकी थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन अभी तक बे औलाद थी, जिसकी शादी मेरे साथ ही एक ही दिन हुई थी। एक दिन मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम अपना रोमान से क्यों नहीं इलाज करवाती। वो कहने लगी, मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता, कहता है कि मुझे तुम्हारा बहनोई पसंद नहीं है। मेरी बहन बहुत उदास रहने लगी थी। लेकिन एक बार मेरी बहन का रोते हुए फ़ोन आया। कहने लगी कि उसके शौहर ने उसे दूसरी शादी की धमकी दी है।
कि अगर चंद माह में वो हामला ना हुई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। मैंने कहा कि वो अपने मियाँ से चोरी छुपे रोमान से इलाज करवा ले। वो मेरी बात मान गई। जब मैंने सारी बात रोमान को बताई तो वो कहने लगे कि तुम अपनी बहन को मेरे क्लिनिक भेज देना। मेरी बहन अगले ही रोज़ रोमान के क्लिनिक में चली गई। चंद टेस्ट जब रोमान ने वहीं अपने क्लिनिक में ही मेरी बहन के करवाए तो कहने लगे कि तुम्हारी बहन का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसे चंद दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मेरी बहन मैके में रहने का बहाना अपने शौहर से करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और चंद दिन तक उसका ट्रीटमेंट होता रहा। 1 माह बाद जब मेरी बहन ने ये खबर सुनाई कि वो हामला है तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। लेकिन जब ये खबर मेरे बहनोई को पता चली तो एक तूफान सा बरपा हो गया। मेरी बहन से कहने लगा, तुम कैसे हामला हो सकती हो? मेरी बहन ने कहा कि ये आप मुझसे कैसा सवाल कर रहे हैं। फिर जो राज मेरे बहनोई ने मेरी बहन को बताया, जब वो मुझे मालूम हुआ तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। मेरी बहन को मेरे बहनोई ने घर वापस भेज दिया था। मैंने अपनी बहन से कहा कि वो औलाद पैदा ज़रूर करे। जब बच्चे का DNA करवाया जाएगा तो बहनोई का सच भी सामने आ जाएगा। लेकिन मेरे औसान उस वक्त ख़ता हुए जब मेरी बहन के बच्चा पैदा हुआ और उसकी रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि वो बच्चा बहनोई का नहीं था। कहने लगी, मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा, मुझे तुम्हारे शौहर ने बर्बाद करके रख दिया। मैंने पूछा वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम तानिया, मुझे तो बेहोश कर दिया गया था। उसके बाद मुझे 24 घंटे बाद होश आया था। हर केस का ट्रीटमेंट वो रात के वक्त करते थे और उस रात वो घर पर नहीं आते थे। रात भर वो मरीज़ा के साथ क्या करते थे। सुबह तक मैं फ़ैसला कर चुकी थी और बुर्का नकाब करके रोमान के क्लिनिक पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मैं बांझ हूँ, मुझे औलाद होने का इलाज करवाना है। मैंने एक बांझ औरत की झूठी टेस्ट रिपोर्ट बनवाई और उनके सामने रख दी। चूँकि मैं भी एक डॉक्टर थी इसीलिए बहुत सी बातों को जानती थी। उनकी नर्स को कही गई कोड वर्ड्स में की बातों से मैं अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो टेस्ट ट्यूब कामल औरतों के साथ करते हैं। उनकी बातें मैं सुन चुकी थी जो वो नर्स से कर रहे थे, लेकिन रोमान जो कर रहे थे वो जिना था, गुनाह था और उनके होने वाली औलाद का बाप मेरा शौहर था। इससे पहले कि वो मुझ पर अपना तजर्बा करते, मैं उठकर बैठ गई और अपना नकाब भी उलट दिया। मुझे सामने देखकर तो रोमान के होश उड़ गए थे। मैंने कहा, आप ये इलाज करते हैं रोमान? रोमान ने स्टाफ को बाहर भेज दिया। मैंने कहा, आप औरतों के साथ जिना करते हैं, आपने मेरी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोमान उसका शौहर बांझ था, मेरी बहन नहीं, लेकिन आपके ट्रीटमेंट से वो आपके बच्चे की माँ बन गई और वो मेरे सामने शर्मिंदगी से खड़े थे। मैंने कहा, बस ये बता दें कि आपने ये सब क्यों किया। मेरे इस सवाल पर वो कहने लगे कि पैसे के हासिल के लिए, और मेरे पास ज़्यादातर वो औरतें आती थी जो खुद तो ठीक होती थी लेकिन उनके शौहर औलाद पैदा करने की ताकत नहीं रखते थे। फिर मैं तो उन्हें औलाद जैसी नेमत से ही नवाज रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? मेरी बात पर वो हत्थे से उखड़ गए। कहने लगे, शट अप, मैं कभी वापस नहीं लौट सकता। तुम अगर मेरी हकीकत जान चुकी हो तो अपनी ज़ुबान बंद रखना। वो गुस्से से फुनकार कर बोले कि कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। एक मेरी बहन का घर वो बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर चुका था और न जाने कितनी औरतों के साथ वो ऐसा घिनौना काम कर चुका था जिससे वो अनजान थी और रोमान के बच्चे को अपना समझकर पाल रही थी। मेरे पास 2 रास्ते थे, एक सच्चाई का और दूसरा वो जिससे मेरा घर बच सकता था। इसलिए पहली तरजीह मैंने अपने घर को बचाने को दी थी। मैं उनके साथ घर आ गई, लेकिन मेरा असल इम्तिहान शायद अब शुरू हुआ था। मैं जानती थी कि जो खाना मेरे सामने रखा है वो किन पैसों से ख़रीदा गया है, जिना के पैसों से। मैंने अपने बहनोई के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, इसीलिए उसको सज़ा ना दे।